नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार और विश्वास के लिए। मैं तो यही कहूँगा, ये जीवन है साहब, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। सो बात की एक बात यह है मित्रों कि यदि हम जीवन में आप उलझेंगे नहीं, उलझनों में यदि नहीं जाओगे तो बताइएगा सुलझोगे कैसे, सीखोगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरोगे कैसे। कि यदि हम बिखर कर नहीं रहेंगे तो फिर निखरेंगे कैसे। आपको पता है कि जब गुरु नानक के पास कुछ विद्वान लोग गए, अच्छे कार्य करने वाले लोग गए, तो उन्होंने कहा कि आबाद रहो, कि आप बिखर जाइएगा, क्योंकि वो अच्छे लोग थे। और जो लोग कुटिलता वाले थे उनको ये कहा कि आप जहां हो वहीं रहो, क्योंकि उनको पता था कि यदि ये बिखर गए तो पूरी दुनिया को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। सो बात की एक बात फिर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मित्रों, हम जब आपके ये पढ़ रहे हैं 6 की बुक, 7th की बुक, 8th की बुक, यदि हम इन बुकों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारे उद्देश्य हम हासिल कर सकते हैं? नहीं हासिल कर सकते। आप देखिएगा, आपने सूरदास को सुना होगा, सूरदास जी के बारे में आप जाने होंगे कि सूरदास जी जो हैं, उनके घर से उनको बेघर कर दिया गया और वो अपने आंखों से अंधे थे। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। मैंने आपको मन की शक्ति में उसे डाला भी था मेरे ऑडियो ट्रैकर में। मैंने वहां बताया था कि सूरदास जो हैं वो वहां से किसी ने कहा कि मथुरा में वहां भगवान कृष्ण का मंदिर, आप वहां रहिएगा, लेकिन इनका मन इतना मजबूत हो गया कि वो अपनी आंख ना होते हुए भी ईश्वर के हर स्वरूप को पहचानने लगे। मित्रों, आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है तो आपको यह भी पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को नहीं छोड़ना है। अब बार बार जब मैं कई बार कई चीज़ों को ऑनलाइन आकर आपके बीच जब बताता हूं तो आप कहते हैं कि सर ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। मैं मित्रों आपसे कहता हूं कि यदि रीट को आपको निकालना है, आरएस निकालना है, सब इंस्पेक्टर निकालना है, आप किसी और एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो मित्रों आप 6 से 12 तक की बुक, चाहे आरबीएससी की हो, चाहे एनसीईआरटी की हो, उसमें कुछ भी लिखा हो, आप उसको निकाल लीजिएगा। 100% सफलताएं आपके चरण क्या करेगी, छुएगी। यही सौभाग्य की एक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर्यावरणीय प्रदेश जो टॉपिक है वो चल रहा था आपके। पर्यावरणीय प्रदेश ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है 6 की बुक का, और पर्यावरणीय प्रदेश में मैंने ताप कटिबंधों पर आपसे चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरणीय प्रदेश जो है इसको जलवायु के आधार पर पूरे विश्व को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। और जो वर्गीकरण वो किया है वह एक तो आपके उच्च भूमि प्रदेश, उच्च भूमि प्रदेश, दूसरा है निम्न भूमि प्रदेश, बड़ा सरल और सिंपल भाषा में आपके दिया हुआ है। नंबर 3 जो है उच्च भूमि प्रदेश, निम्न भूमि प्रदेश। नंबर 3 जो आपके दिया है वह दिया है आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, यह आपके उल्लेखित है। नंबर 4 पूरे विश्व को बांटा है वन प्रदेश में, वन प्रदेश में इसे बांटा गया है, ठीक है। नंबर 5 आपके ये जो प्रदेश है इसे बांटा गया है वन प्रदेश के अलावा नेक्स्ट में जिसे आपके बांटा है उच्च भूमि के अलावा, ठीक है, वह बांटा गया है आपके ध्रुवीय प्रदेश में। किसमें बांटा है? ध्रुवीय प्रदेश में इसे बांटा गया है। नंबर 6 है मरु प्रदेश, मरु प्रदेश में इसे बांटा है। क्लियर? तो देखिएगा, उच्च भूमि प्रदेश, निम्न भूमि प्रदेश, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश, वन प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और मरु प्रदेश में बांटा है। और इसके अलावा आपके घास भूमि या घास प्रदेश में इसे बांटा है, ठीक है। इस तरह से इसे बांटा गया है। हम यदि इसके क्रम को भी देखें तो क्रम में आपके जो है घास प्रदेश जो है वह आपके ऊपरी भाग में आ जाएगा, घास भूमि क्षेत्र जिसे कहा है।
भूमि क्षेत्र कहाँ है, और ध्रुवीय प्रदेश जो है उसे आपके 7वें नंबर पर रखा है। कल को आप कहेंगे सब क्रम के आधार पर आप बताइएगा, तो इस तरह से इसे बांटा है। मित्रों, ये आपके विश्व का नक्शा है, मैप है, आप इसे देख लीजिएगा। यहां पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है। इसके अलावा यहां ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आपके ये यूरोप महाद्वीप है, और इसके अलावा ये एशिया आपके क्या है, महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और यहां आपके छोटा सा महाद्वीप है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले जो आपकी चर्चा की है इस मैप में, वो चर्चा की है उच्च भूमि को लेकर की है, और उच्च भूमि प्रदेश को लेकर हमारे यहां जो चर्चा की गई है वो भारत को लेकर की गई है। किसको लेकर की गई है? भारत को लेकर ये चर्चा की गई है। एक बार मैं इस मैप को दोबारा से आपके बना देता हूं, जिससे कि आपको साफ सफाई से पूरा की पूरा क्या हो जाए, दिख जाए। वैसे डस्टर भी है, लेकिन इससे साफ करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। देखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो आपको पूरा दिखे, ये आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ये यहां पर आपके अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और आपके एशिया महाद्वीप। और इसके अलावा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आपके दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिएगा, उच्च भूमि प्रदेश में उन क्षेत्रों की बात की है जो कि आपके कैसे प्रदेश हैं, पर्वतीय। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो पर्वतीय प्रदेश है उनमें उत्तरी अमेरिका में आपके पर्वतमाला है जिसका नाम है रॉकीज। कौन सी पर्वतमाला है? रॉकीज है। इधर आपके पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर, उसका नाम है एंडीज। आप यहां पढ़ोगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे फायदा होगा। एंडीज पर्वतमाला है। इसके अलावा आपके अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर्वतमाला है जिसका नाम है एटलस। यहां आपके पर्वतमाला है जिसका नाम है आल्प्स। इधर आपकी पर्वतमाला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, यूराल। एशिया से क्या करती है? अलग करती है। ठीक है। इधर आपकी पर्वतमाला है भारत में हिमालय। उत्तर भारत में कौन सी है? हिमालय है। दक्षिण भारत में आपकी पर्वतमाला है नीलगिरी। नीलगिरी। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये दुनिया की प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। और मित्रों, आप दुनिया में कहीं चले जाइएगा, ये जितनी भी आपके पर्वतमालाएं हैं इनसे आपके प्रश्न आता है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है पश्चिमी तट पर, अफ्रीका में एटलस है, यूरोप में आल्प्स है। वहीं यूराल पर्वतमाला यूरोप को एशिया से अलग करती है। हिमालय पर्वतमाला भारत में 5 देशों में फैली हुई है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, भारत। ठीक है। इधर से आपके ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वत श्रेणी। ठीक है। ये जितनी भी आपके पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो आपके सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है। सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है, बनाकर खेती की जाती है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय। इस हिमालय पर्वतमाला में आपके फल किए जाते हैं और फलों में सेब किया जाता है।
वहीं इस हिमालय में ड्राई फ्रूट्स भी किए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स किए जाते हैं जिसे सूखे मेवे कहते हैं। और इनमें आपके जो है अखरोट, बादाम, अखरोट, बादाम आदि किए जाते हैं। और सीधा सा आपके उस बुक में दिया हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि और कैसी कृषि होती है कि सीढ़ी नुमा खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। और जब आप असम में हिमालय की बात करोगे, कर्नाटक में आप नीलगिरी की बात करोगे, तो वहां पर आपके इन दोनों स्थानों पर कि नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी क्लियर, और आपके असम का जो पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, असम का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर चाय और कॉफी की जाती है। तो इसका मतलब जो आपके उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं या जो उच्च भूमि क्षेत्र हैं वो भी कृषि कार्यों के लिए और व्यापारिक फसलों के लिए क्या है मित्रों, उपयोगी है। ये चीज इससे निकल कर आती है। तो तीन बात इससे निकल कर आई उच्च भूमि क्षेत्र में कि यहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जाती है, एक। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर हिमालय और नीलगिरी की वहाँ पे चर्चा की है 6 की बुक में, उसमें आपके ड्राई फ्रूट्स किए जाते हैं, फलों में सेब किया जाता है, उत्तराखंड में फूल किए जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट करते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैली है, वहाँ पे कॉफ़ी और चाय होता है। और सबसे ज़्यादा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में असम में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर आपके चाय की कृषि की जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च भूमि प्रदेश में उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला प्रमुख है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, ये लिख लेना आप लोग। अफ्रीका में एटलस है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब ये आएगा काम में। यूरोप में आल्प्स है, और यूराल पर्वतमाला यूरोप को एशिया से अलग करती है। और हिमालय पर्वतमाला 5 देशों में फैली हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये चीज आपके किससे पूछी गई है, उच्च भूमि प्रदेश से पूछी जाती है, यहां से प्रश्न निकलते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम निम्न भूमि प्रदेश की। मित्रों, ये जो निम्न भूमि जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है कि जो आपके निम्न भूमि प्रदेश है, इससे तात्पर्य है कि मैदानी क्षेत्र जो पहाड़ों के ढाल में स्थित है। और जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं उन मैदानी क्षेत्रों में आपके कृषि कार्य बड़े स्तर पर होता है, और खासतौर पर खाद्यान्न फसलें की जाती है। आप कहोगे कि भारत में निम्न भूमि कौन सा है, तो देखिएगा ये भारत का मैप है, और हमारे यहाँ पर आपके हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला के निचले भाग में आपके निम्न भूमि क्षेत्र है, और उस निम्न भूमि क्षेत्र को हिमालय के जो निचले भाग में स्थित है उसे हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान। और आप जानते हैं कि उत्तर भारत का जो मैदान है इसे हम गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं, गंगा यमुना का मैदान भी कहते हैं। क्लियर, क्या कहा जाता है बताइएगा, गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है इसे। और आप जानते हैं कि गंगा और यमुना का जो मैदान है क्या कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा यमुना का मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना है बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी से बना है। और जो मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं वहां मिलने वाली इस जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कछारी। इस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है अल्फीसॉल्स। क्या वैज्ञानिक नाम है, अल्फीसॉल्स है, ये इस मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है, जो कि आपके जलोढ़ मिट्टी से बना आपके गंगा यमुना का मैदान है। और इसे हम कछारी कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अल्फीसॉल्स कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और यहां पर जो निम्न भूमि प्रदेश है या जो मैदानी भाग है जो हिमालय के निचले भाग में स्थित है, यहां पर खाद्यान्न फसलों में गेहूं अधिक किया जाता है मित्रों। क्या अधिक किया जाता है, गेहूं। और आप देखिएगा जितने भी दुनिया के अधिकांशतः मैदान हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के निचले भाग में स्थित है। केवल इराक का आप मेसोपोटामिया का मैदान छोड़ दीजिएगा, जो कि दजला और फरात नदी के मध्य में क्या है, स्थित है। और उन सभी मैदानी भागों में
चाहे आप यूरोप में जाइएगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा, उन सभी मैदानी भागों में आपकी खाद्यान्न फसलें की जाती हैं। क्लियर? ये निम्न भूमि प्रदेश है जो आपके उस बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट पे हम चर्चा करें तो नेक्स्ट में है आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश। यहां से भी आपके प्रश्न आते हैं, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश से। और यहां से जो प्रश्न आपके आते हैं कि आर्द्र और शुष्क प्रदेश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं खासतौर पर वनीय क्षेत्र को लेकर पूछे जाते हैं। और हमारे यहां आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश में जो चर्चा होती है वो अमेजन वनों को लेकर होती है। अमेजन जो वन है, जो कि आपके ब्राजील देश में स्थित हैं। किस देश में स्थित हैं? ब्राजील। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इनको लेकर बड़ी चर्चा होती है और इनको लेकर रीट ग्रेड सेकंड जैसे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं अमेजन वन को लेकर, जो आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश का बढ़िया उदाहरण है। अमेजन वन ये अमेजन नदी के परिक्षेत्र में है, ब्राजील देश में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इनको लेकर चर्चा होती है। मित्रों, ये जो अमेजन वन है, ये जो क्या है, अमेजन वन है, इन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। पृथ्वी के क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और इन्हीं वनों में, जो आपके अमेजन वन है, इन्हीं वनों में रोजवुड नामक वनस्पति मिलती है। इन्हीं वनों में आपके रबड़ मिलता है, और इन वनों में सबसे अधिक सैल्व वृक्ष मिलता है। कौन सा वृक्ष मिलता है? सैल्व वृक्ष। ये आपके पृथ्वी के फेफड़ों के अंतर्गत आता है। यहां पर आपके सेल्वास घास का मैदान भी है। कौन सा घास का मैदान है? सेल्वास, जो कि आपके ब्राजील देश में है। बड़ा इंपॉर्टेंट घास का मैदान है, सैल्व वृक्ष मिलते हैं, और वो आपके अमेजन वन है। इनको हम पृथ्वी के क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आर्द्र एवं शुष्क प्रदेश से बनता है, और क्वेश्चन आपको सीधा अमेजन वनों को लेकर आएगा कि पृथ्वी के फेफड़े किन्हें कहा जाता है? अमेजन वन को कहा जाता है। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका। किस देश में है? ब्राजील में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल कर आती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम वन प्रदेश की। तो आपके वन प्रदेश की जो चर्चा की गई है, वो वन प्रदेश की चर्चा मुख्यतः आपके भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों को लेकर की है। किन वन क्षेत्रों को लेकर की है? भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों को लेकर की है। और आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो, चाहे वो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, चाहे वो आपके एशिया महाद्वीप का इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहां जहां से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है, जहां से, चाहे वो आपके अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इस भूमध्य रेखा के आसपास आपके वन क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक मिलता है, और यहां पर आपके सदाबहार वन अधिक मिलते हैं, जो सदैव कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। ये वर्षा वाले वन होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहां वर्षा की क्या होती है? अधिकता होती है। ये वर्षा वाले वन होते हैं। और ये जो वन क्षेत्र है, इनका विस्तार आपके जिन जिन देशों में है, उनमें एक तो है पेरू, दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राजील, इधर से आपके कांगो अफ्रीका का, केनिया, इधर से आपके इंडोनेशिया। ठीक है, और यहां मिलने वाली वनस्पति भी बेहद उपयोगी है। और आप जानते हैं इस वन प्रदेश में, इंडोनेशिया में सर्वाधिक सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं। सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं, और इसकी छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कुनैन। और इसी वन प्रदेश में, कांगो देश में, कहवा के वृक्ष अधिक मिलते हैं। कहवा के वृक्ष अधिक मिलते हैं। और आपने वनों में पढ़ा होगा कि वन क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश कांगो है, और सबसे अधिक जंगल रूस में है, और सबसे अधिक वन प्रतिशत सूरीनाम देश का है, जो दक्षिण अमेरिका में है। वो भूमध्य रेखीय वनों के अंतर्गत आते हैं। ये चर्चा आपके 6 की बुक में की गई है।
और यहां से प्रश्न आते हैं कि कांगो देश में कहवा के वन क्षेत्र अधिक मिलते हैं, इंडोनेशिया में सिंकोना के वृक्ष अधिक मिलते हैं जिसकी छाल से कुनैन नामक दवाई मित्रों बनाई जाती है। क्लियर। अब है हम घास भूमि क्षेत्र की बात करते हैं। 6 की बुक में आपके 2 घास भूमि क्षेत्र दिए हैं, एक तो स्टेपीज घास का मैदान है और स्टेपीज घास के मैदान के बाद में यूएसए का प्रेरीज घास का मैदान। इन 2 घास के मैदानों की चर्चा की है केवल, लेकिन मित्रों मैं घास भूमि क्षेत्र में आपको दुनिया के प्रमुख ठंडे घास के मैदान जितने भी हैं उन सबको बताएंगे और गर्म घास के मैदानों को भी मैं उल्लेखित करता हूं। लेकिन वहां चर्चा आपके 2 पर हुई है, दोनों ठंडे घास के मैदान है, स्टेपीज और प्रेरीज। और आप जानते हैं कि सभी घास के मैदानों में फलों के बागान मिलते हैं, सभी घास के मैदानों में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है और यहाँ पशुपालन का कार्य भी बड़े स्तर पर होता है। जैसे हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका में आपके घास का मैदान है प्रेरीज। कौन सा घास का मैदान है? प्रेरीज घास का मैदान है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेरीज घास का जो मैदान है ये आपके कनाडा और यूएसए देश में है, इन 2 देशों में फैला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में आपके घास का मैदान है पंपास। इनके देशों के नाम याद रखना है आपको, विशेषताएं तो इनकी इतनी दी हुई नहीं है वहां पर। पंपास घास का मैदान, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में है। महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास घास का मैदान जो कि आपके अर्जेंटीना देश में है। इसके बाद आपके अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका देश में बेल्ड घास का मैदान है और यह भी ठंडा घास का मैदान है, बेल्ड घास का मैदान। ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका देश में है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। यूरोप में और एशिया में आपके संयुक्त रूप से घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपीज घास का मैदान। और ये आपके यूरोप महाद्वीप के और एशिया महाद्वीप के 2 देशों में फैला है स्टेपीज घास का मैदान। ये यूरोप में यूक्रेन देश में है और एशिया में कजाकिस्तान देश में फैला हुआ है। किस देश में फैला है? कजाकिस्तान। और महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यहां फैला हुआ है, इन 2 देशों में फैला हुआ है। ये प्रमुख घास का मैदान है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक घास का मैदान है, वह आपके डाउन्स घास का मैदान। और ये सब के सब ठंडे घास के मैदान है। मेरे साथ इनको रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ोगे रीट में, इनमें ग्रेड 2 में, तब ये पूछे जाते हैं। बताइएगा उत्तरी अमेरिका की कनाडा यूएसए देश में कौन सा घास का मैदान है? प्रेरीज। कौन सा? प्रेरीज। इसकी चर्चा 6 की बुक में है। नंबर 2 है पंपास घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना, ठंडा घास का मैदान है। नंबर 3 है स्टेपीज, यूरोप और एशिया में कजाकिस्तान में और यूरोप में यूक्रेन देश में। नंबर 4 है बेल्ड घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका देश, महाद्वीप अफ्रीका। और नंबर 5 है डाउन्स घास का मैदान, देश ऑस्ट्रेलिया। मित्रों स्टेपीज जो घास का मैदान है यहां गेहूं अधिक होता है। ठीक है। क्या अधिक होता है? गेहूं अधिक होता है। स्टेपीज घास के मैदान में कजाकिस्तान देश में किर्गिज जनजाति मिलती है जो कि एक घुमंतु जनजाति है। कैसी जनजाति है? घुमंतु जनजाति। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेपीज घास के मैदान में किर्गिज जनजाति मिलती है जो कि एक घुमंतु जनजाति है और यहां गेहूं की कृषि अधिक की जाती है, दोनों महाद्वीपों में, यूरोप हो चाहे आपके एशिया हो। प्रेरीज जो घास का मैदान है यहां पर गेहूं और मक्का अधिक होता है। और इसी घास के मैदान में यूएसए में सेंट पियरी नामक शहर स्थित है जहां विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी स्थित है। मक्का मंडी स्थित है कहां पर? सेंट पियरी में। और सेंट पियरी आपके किस महाद्वीप में है? यूएसए में। सॉरी, उत्तरी अमेरिका किस देश में है? यूएसए में। ठीक है। और यहां प्रेरीज घास के मैदान में गेहूं और क्या अधिक होता है? मक्का अधिक होता है। पंपास घास के मैदान में गेहूं अधिक होता है। बेल्ड घास के मैदान में चावल अधिक होता है।
और डाउन्स घास के मैदान में भी चावल अधिक होता है। इसी घास के मैदान में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भेड़ पंपास में मैरिनो मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठंडे घास के मैदान आपके दिए हैं, उनमें स्टेपीज प्रेरीज आपके दिए हैं, मैंने अन्य बता दिए। तो देखिएगा पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका गेहूं अधिक होता है। बेल्ट घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका चावल अधिक होता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया या चावल अधिक होता है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भेड़ मैरिनो मिलती है। स्टेपीज घास का मैदान यूरोप और एशिया यूक्रेन देश में विस्तार है, कजाकिस्तान देश में है। यहाँ किर्गिज घुमंतु जनजाति मिलती है और गेहूं अधिक होता है। प्रेरीज घास के मैदान में गेहूं और मक्का अधिक किया जाता है। और यहाँ सेंट पियरी जो आपके है शहर स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी स्थित है। ये हुई घास भूमि क्षेत्र। अब बात करते हैं मरुभूमि प्रदेश की। तो देखिएगा मरुभूमि जो प्रदेश है इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख मरुस्थल आते हैं, लेकिन खासतौर पे आपकी चर्चा रेतीले मैदान की बात की है। तो रेतीला जो मैदान है भारत का, जो आपके भारत में विस्तृत है, जिसे आप कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। इसको लेकर भी आपके क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। मित्रों, ये जो थार का मरुस्थल है इसका विस्तार पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात राज्य में है। ये कृषि कार्यों के लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन यहां पर शुष्क कटीली वनस्पति मिलती है। शुष्क कटीली वनस्पति मिलती है जिसे जीरोफाइट्स कहते हैं, XEROPHYTES कहते हैं। इसे मरुद्भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्भिद भी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वनस्पति से आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। और दुनिया के जितने भी आपके गर्म मरुस्थल हैं वहां पर आपके शुष्क कटीली वनस्पति मिलती है। चाहे अफ्रीका में सहारा हो, चाहे आपके नामीबिया बोत्सवाना देश है अफ्रीका में, वहां कालाहारी हो, चाहे आपके यूएसए में सोनारान मरुस्थल हो, चाहे आपके यूएसए में मोजेब मरुस्थल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो, चाहे आपके पश्चिमी एशिया में अरब का रेगिस्तान हो, जितने भी गर्म मरुस्थल हैं वहां पर शुष्क कटीली वनस्पति मिलती है। और ये इनसे सबसे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रीजन है, प्रदेश है, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अंतिम है ध्रुवीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? ध्रुवीय प्रदेश है, ये लास्ट है। यहां से भी आपके प्रश्न आते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत वह क्षेत्र सम्मिलित है, ठीक है, विश्व का वह क्षेत्र सम्मिलित है जो सदैव किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। चाहे वह आपके उत्तरी ध्रुव है, चाहे वह आपके दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और आप जानते हैं अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये दक्षिण में स्थित है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। और ये भी आप जानते हैं कि ये सदैव किससे ढका होता है? बर्फ से ढका होता है मित्रों, ठीक है। चाहे वो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कनाडा देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश है? कनाडा देश है। चाहे वो आपके यूरोप का और एशिया का आपके साइबेरिया प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? साइबेरिया प्रदेश है, ठीक है। ओके, कि साइबेरिया प्रदेश है ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सदैव किससे ढके होते हैं? बर्फ से ढके होते हैं मित्रों, ठीक है। ओके, तो इनसे आपके क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। आइएगा, कुछ ठंडा हो जाए, डर के आगे जीत है, ड्यू, प्लीज कम ऑन। तो मैं ये कह रहा था कि चाहे वो कनाडा का हो, चाहे साइबेरिया प्रदेश का हो, ये प्रदेश सदैव किससे ढका होता है? बर्फ से ढका होता है मित्रों। और इस प्रदेश में आप जानते हैं, इस बर्फीले प्रदेश में एस्किमो जनजाति मिलती है। ये पूछा जाता है, कौन सी जनजाति मिलती है? एस्किमो। और आप जानते हैं कि एस्किमो जनजाति खास तौर पर कहाँ मिलती है? कनाडा में मिलती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इस जनजाति के बर्फ के घर होते हैं, इनको इग्लू कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। यही 6 की बुक में दिया है कि इनको इग्लू कहा जाता है। क्लियर? दूसरी बात ये है कि आपके साइबेरिया प्रदेश में युक्ची और लेप्चा जनजाति भी मिलती है। ये यूरोप और एशिया में मिलती है।
और ये भी एस्किमो के समान होती है। किस जनजाति के समान होती हैं? एस्किमो जनजाति के समान होती हैं। और इट्स रीजन आल्सो कवर्ड विद आइस, ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ एस्किमो जनजाति मिलती है, इनके घरों को इग्लू कहते हैं। इधर साइबेरिया प्रदेश में, यूरोप और एशिया में जाते हैं तो युक्ची और लेप्चा जैसी जनजातियां मिलती हैं। तो ये आपके हुए पर्यावरणीय प्रदेश। 7 पर्यावरणीय प्रदेशों को मैंने आपको समझा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा समझाया है जो आपके काम आएगा जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे ही पूछा जाता है। और जो 6th की बुक में दिया है उन चीज़ों को भी मैंने इंगित कर दिया, जैसे एस्किमो के घरों को इग्लू कहते हैं, जैसे प्रेरीज और स्टेपीज घास के मैदान पे चर्चा हुई है, उन पर अपन ने चर्चा की है। मरुभूमि पर भी चर्चा की है, वनस्पतियों पर भी चर्चा की है, अमेजन वनों पे चर्चा की है जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े द गल्फ कहा जाता है, ठीक है, उन पे भी हमने चर्चा की है। तो ये हुआ आपके पर्यावरण प्रदेश। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और स्नेह के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से आप टेलीग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।